बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने अब तक अपक्रिया दर क्या होती है और अपक्रिया दर को हम व्यक्त किस तरह से करते हैं, किस प्रकार से अभिकारकों के रूप में या उत्पादों के रूप में इनको हम व्यक्त करते हैं, अभिकारकों के प्रयुक्त होने की दर, उत्पाद के बनने की दर तथा अपक्रिया दर में क्या संबंध होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ये भी हमने पढ़ा कि किसी भी अपक्रिया का औसत वेग क्या है और तत्क्षणिक वेग क्या होता है, उसको हम मापते कैसे हैं, ग्राफिकल मेथड हमने देखा अभी तक। अब हम लोगों को ये देखना है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की जो अपक्रिया दर होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर हैं जो अपक्रिया दर को प्रभावित करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले है अभिकारकों की प्रकृति या नेचर ऑफ रिएक्टेंस, दूसरा है सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, तीसरा है टेम्परेचर, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अपक्रियाशील सतह का क्षेत्रफल। ये मेन फैक्टर हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के अपक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से अभिकारकों की प्रकृति अपक्रिया वेग को प्रभावित करेगी। अगर कोई भी अभिकारक आयनिक है तो ध्रुवीय विलायकों में बड़े आसानी से घुल जाएगा, घुलते ही अपने आयनों में वियोजित हो जाता है और वियोजित होने के बाद जब दूसरा आयनिक पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो उनके मध्य अपक्रिया बहुत तीव्र होती है। वो अपक्रियाएं तत्क्षणिक होती हैं, इंस्टेंटेनियस होती हैं, पूरी की पूरी अपक्रिया विद इन सेकंड्स या सेकंड्स के बहुत छोटे से पार्ट में कंप्लीट हो जाती हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं का वेग मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आयनिक अपक्रियाओं के वेग को सामान्यतया हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं स्टडी करते हैं, क्योंकि उनकी अपक्रियाएं तुरंत संपन्न हो जाती हैं अगर वो ध्रुवीय विलायकों में संपन्न हो रही हैं तो, जैसे जलीय माध्यम। लेकिन दूसरी जगह अगर हम सहसंयोजी अपक्रियाओं को देखें तो सहसंयोजी यौगिकों की जो अपक्रियाएं होती हैं वो ध्रुवीय विलायकों में भी होती हैं और अध्रुवीय विलायकों में भी होती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अभिकारकों की प्रकृति कैसी है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में मूलतः क्या होता है। हम इनको एक एक देखेंगे, अभी हम इनको मिला देते हैं, एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। तो पहले हम अभिकारकों की सांद्रता देख रहे हैं, अभिकारकों की प्रकृति में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर सहसंयोजी बंध है, मान लीजिए जैसे हम देखते हैं ए बी एक सहसंयोजी बंध है, ये रिएक्ट करता है सी डी से और बना लेता है ए सी प्लस डी बी। तो बच्चों यहां पर पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यानी ए बी ब्रेक होता है, सी डी ब्रेक होता है। जलीय विलयन में अगर ये आयनिक हो जाते हैं तो इनकी क्रिया बहुत तेज होगी, जैसे HCl है, बहुत तेज क्रिया करता है, सहसंयोजी बंध होता है। लेकिन चूंकि वो जलीय विलयन में आयनिक होता है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी ध्रुवीय विलायक में आयन के फॉर्म में है तो उसकी अपक्रिया तेज होगी, भले ही वो सहसंयोजी यौगिक क्यों ना हो, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक क्यों ना हो। लेकिन अगर ये नहीं वियोजित हैं तो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को प्रभावित करता है और इस प्रभाव में इनके बंध का विदलन होता है, ये बांध टूटते हैं और जब ये बांध टूटते हैं उस समय बांध टूटने में ऊर्जा खर्च होती है। पुनः ए और सी के बीच मान लीजिए बांध बन गया और डी और बी के बीच बांध बना। ये पूरी की पूरी क्रियाविधि होती है जिसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। ये अपक्रियाएं एक स्टेप में भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेप में भी हो सकती है। ये आगे का कोर्स है, उसको हम देखेंगे। मूलतः अगर हम अपकारकों की प्रकृति पर अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि आयनिक अपक्रियाएं तत्क्षणिक होती हैं, जितनी भी आयनिक होंगी अपक्रिया, आयनिक अगर अपकारक हैं तो ये जलीय विलयन में तत्क्षणिक अपक्रिया देंगे और इनके वेग को मापना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर सहसंयोजी यौगिक हैं
इनकी अभिक्रियाएं प्रायः सहसंयोजी अपकारकों की अभिक्रियाओं को प्रायः हम माप सकते हैं और हम ये देख सकते हैं अभिक्रिया मंद है या फास्ट है। अब अभिक्रिया मंद है या फास्ट है ये इस पर डिपेंड करता है कि इनके बांड कितने आसानी से ब्रेक होंगे, कितनी जल्दी ब्रेक होंगे और नए बांड कितने आसानी से बनते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की अभिक्रियाएं अलग अलग अभिक्रिया दर से संपन्न होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं बहुत तेजी से संपन्न हो जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न नहीं होती हैं। आपको उत्प्रेरक मिलाना पड़ता है, कभी कभी गर्म करना पड़ता है, तब अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रैक्टिकल में आप देखते हैं कि बहुत सी अभिक्रियाओं को आपको क्या करना पड़ता है, पहले हीट करना पड़ता है, वो गर्म अवस्था में अभिक्रियाएं देते हैं। सामान्य अवस्था में अभिक्रियाएं हमें संपन्न नहीं होती हैं, प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन कुछ अपकारक सामान्य अभिक्रिया में तेजी से, सामान्य अवस्था में भी तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इस तरह से कारकों की प्रकृति भी एक बहुत बड़ा कारक है जिस पर अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वह है सांद्रता। सांद्रता का देखिए क्या असर है। सांद्रता का प्रभाव, कंसंट्रेशन। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रण का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और आप ये देखेंगे कि प्रायः रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें सांद्रण ही आपके कोर्स में सबसे बड़ा पार्ट है और इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। सांद्रण के प्रभाव को बताने के लिए सबसे पहले एक नियम दिया गया था जिसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसे आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो। एक बार मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। देखिए, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में एक शब्द आपने पढ़ा होगा, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान शब्द को अंग्रेजी में एक्टिव मास कहते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन देखते हैं, सिंपल सा A प्लस बी गिव्स आउट AB। A और B रिएक्ट करके AB बनाते हैं। यहां पर A का और B का जो मात्रा अभिक्रिया करती है उसको हम कैसे मापेंगे। जितनी मात्रा आप ले लेंगे तुरंत सब में अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि एकांक आयतन में कितना भाग A का घुला हुआ है, कितना भाग B का घुला हुआ है, कितनी उपलब्ध मात्रा A की है, कितनी उपलब्ध मात्रा B की है और उनके अणुओं की ऊर्जा क्या है। तो इस चीज को हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, यानी संपूर्ण द्रव्यमान के आधार पर न लेकर के एकांक मात्रा में, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान यहां पर नहीं लिया जाता है। जब हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं तो अणुओं की संख्या हम लेते हैं, क्योंकि अणु हमेशा द्रव्यमान के अनुपात में नहीं, उनकी संख्या के अनुपात में क्रिया करते हैं। तो यहां पर एक ध्यान जो देना है कि नाम द्रव्यानुपाती है, लेकिन यहां पर वास्तव में अणुओं के अनुपात के आधार पर क्रिया को निर्धारित किया जाता है कि एकांक आयतन में कितने अणु उपस्थित हैं। और आप जानते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को हम मोलर सांद्रण भी कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सामान्य स्थितियों में सक्रिय द्रव्यमान और मोलर सांद्रण को एक समान माना जाता है और जो मोलर सांद्रण का सूत्र है वही सक्रिय द्रव्यमान के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी कारक का सक्रिय द्रव्यमान उसका मोलर सांद्रण होता है, जिसे हम व्यक्त किससे करते हैं, ग्राम प्रति लीटर में, सॉरी मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला इसका आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर मान लीजिए A के W A ग्राम है, B के W B ग्राम है, तो A का सांद्रण जो होगा उसको एक बिग ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं और सक्रिय द्रव्यमान इसका A है, यानी मोलर सांद्रण A है इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में मोलर सांद्रण को
रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA अपॉन MA इंटू 1000/V ml, जहां पर WA A का द्रव्यमान है, MA A का अणुभार है, VmL बिलियन का आयतन। इसी तरह से अगर B का सक्रिय द्रव्यमान निकालना होगा, फार्मूला हो जाएगा WB यानी B का भार बटे B का अणुभार इंटू 1000/V ml में बिलियन का आयतन एक समान ही होगा दोनों में, अगर एक साथ एक ही फ्लास्क या एक ही बीकर में इनको हमने लिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि A और B जब रिएक्ट करते हैं इनके सक्रिय द्रव्यमान हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है, जैसे इस पूरी रासायनिक अपक्रिया का दर अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि A के अपक्रिया की दर क्या है, B के अपक्रिया करने की दर क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि पूरी अपक्रिया की अपक्रिया दर क्या है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार A के अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर अगर RA से रिप्रेजेंट करें तो ये समानुपाती होता है A के सांद्र। इसी तरह से B के अपक्रिया की दर अगर RB हो ये समानुपाती होगा B के सांद्र, यानी किसी भी अभिकारक के अभिक्रिया की दर उसके सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है। और कुल अभिक्रिया का दर यानी परिणामी अभिक्रिया जो होती है, परिणामी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर अगर हम देखें इसको R से रिप्रेजेंट करें तो ये समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी हम कह सकते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी भी अभिकारक के अपक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है और परिणामी जो अपक्रिया प्राप्त होती है उसकी दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह इसका एक सामान्य सा स्टेटमेंट है जिसको हमने इस तरह से प्रकट किया। लेकिन अगर यही अपक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसमें हमने अभिकारकों के एक एकक लिए, एक मोल A का रिएक्ट करता है एक मोल B से और बना लेता है एक मोल AB का। बच्चों ये स्थितियां आप जानते हैं कि हमेशा केमिस्ट्री में नहीं रहती है, इनके दशाएं चेंज होती रहती हैं। होता क्या है कि कभी A के ज्यादा प्रयुक्त हो सकते हैं या B के हो सकते हैं। अगर ये सामान्य अपक्रिया हम ले लें AA प्लस B टाइप, तो इसको हम किस तरह से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को प्रकट करेंगे यह हमें देखना। मान लीजिए एक सिंपल सा रिएक्शन है AA प्लस BB रिएक्ट करते हैं, गिव्स आउट CC प्लस D। यहां पर A का A अणु है, B का B अणु है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में यह माना जाता है कि A के जो अणु हैं वो A टाइम्स इन्वॉल्व हैं, B के मोल्स जो हैं या B के अणु जो हैं वो B टाइम्स इन्वॉल्व हैं, B बार इन्वॉल्व हैं। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस A प्लस A टाइम्स प्लस B प्लस B प्लस B डॉट B टाइम्स एंड गिव्स आउट C प्लस CC प्लस DD। हमें इनको नहीं देखना है अभी, क्योंकि अपक्रिया की दर अपकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, उत्पाद की सांद्रता हम नहीं देखेंगे। यहां पर A का A टाइम्स है। अब हम जब अपक्रिया को लिखेंगे ये कह सकते हैं कि R के अपक्रिया की दर अगर R A को दैट इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू A टाइम्स, यानी RA प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के पावर N A। इसी तरह से
ए के अभिक्रिया की दर, बी के अभिक्रिया की दर अगर हम देखें तो ये आर भी अगर हम देखें तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा बी के पावर बी। और ओवरऑल अभिक्रिया जो है ओवरऑल अभिक्रिया दर को अगर हम परिणामी अभिक्रिया कहें तो परिणामी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। और अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू के इंटू ए पावर ए इंटू बी पावर बी, जहां पर के एक स्थिरांक है जिसे हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसे अभिक्रिया का विशिष्ट वेग भी कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, स्पेसिफिक रेट। यहां पर बच्चों आर को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए और बी के कंसंट्रेशन के टर्म में। अगर हम मान लें यदि ए का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हम ले लें और बी का भी कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर लीटर ले लें, इस स्थिति में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू 1 इंटू 1। यहां पर ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1 इंटू बी का कंसंट्रेशन 1 है, पावर ए पावर बी, किसी भी 1 का पावर चाहे जितना आप कर दीजिए वैल्यू 1 ही रहती है, तो इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू। यानी किसी भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है अगर उसे हम परिभाषित करें, विशिष्ट अभिक्रिया वेग को परिभाषित करें, तो हम कह सकते हैं कि अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग को ही हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, वेग स्थिरांक की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों के इकाई सांद्रण यानी एकांक सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, अर्थात हम इस वेग को ही वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो डिफिनीशन जो फार्मूला डिराइव हो सकता है उसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको इसी समय में ये भी बता दूं, यह फार्मूला प्रयोगों पर आधारित नहीं था, एक सैद्धांतिक फार्मूला है जो जरूरी नहीं है कि हर समय सत्य ही वेरीफाई हो। यानी जब इनका एक्सपेरिमेंट किया गया तो गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इस द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को बहुत बार करेक्ट पाया गया और बहुत बार ये डिसिमिलरिटी शो करता है, ये सही रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि ये प्रयोगों पर आधारित नियम नहीं था, ये केवल रासायनिक अभिक्रिया को देख करके बताया गया अभिक्रिया वेग का नियम था। इस तरह से द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमने देखा और ये भी देखा कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो रिजल्ट जो हमें रिलेशन मिलता है सांद्रता और अभिक्रिया वेग में, वह वेरीफाई हो भी सकता है और वेरीफाई नहीं भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि अभिक्रिया वेग द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो है वो वास्तव में अभिक्रिया के वेग के साथ कोरिलेट नहीं करता है, दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। लेकिन एक चीज हमें यहीं पे ये भी देख लेना है कि जो है उसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों के की यूनिट वास्तव में ए और बी के पावर पर डिपेंड करती है।
लेकिन इस चीज को समझने से पहले हमें वास्तविक अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को भी देखना है। अभी मैंने कहा कि यह प्रयोगों पर आधारित समीकरण नहीं है। इसी अभिक्रिया के लिए AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस DD, जो कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को व्यक्त कर रहा था। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो फार्मूला आया वो आया R इक्वल टू K इंटू A पावर A इंटू B पावर B। यह फार्मूला हमेशा सत्य नहीं प्रतीत होता है, सत्य नहीं पाया गया, और पाया गया इसमें बहुत बार डिफरेंसेस भी होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जब हम वेरीफाई करने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगों के आधार पर जो समीकरण या जो रिलेशन मिलता है उसे हम अभिक्रिया का वेग नियम समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग नियम समीकरण। तो हम लोग देखेंगे अब अभिक्रिया का वेग नियम समीकरण क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग नियम समीकरण, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है रेट लॉ इक्वेशन। बहुत बार इसको शॉर्ट में केवल रेट लॉ भी कहा जाता है, वेग नियम भी कहा जाता है। समीकरण शब्द का प्रयोग नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको समझना है कि रेट लॉ लिखा हो या रेट लॉ इक्वेशन, दोनों एक ही चीज है। बच्चों, अब हमें यह देखना है कि वास्तव में रेट लॉ समीकरण है क्या चीज, रेट लॉ इक्वेशन है क्या। हमने अभी बताया कि प्रयोगों के आधार पर। अब जैसे इसी अभिक्रिया को हम ले लेते हैं AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस D। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार नियमानुसार हमने देखा था कि RA प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर A, RB प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, जहां पर RA और RB क्या है? A की अभिक्रिया करने की दर और B की अभिक्रिया करने की दर, और ओवरऑल अभिक्रिया जो है RB ये प्रोपोर्शनल था A पावर A into B power. This will be equal to the R will be equal to the K into A power A into B power B। एक समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त हुआ, कैसे? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। अब हम एक इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। हम अगर इसी रिएक्शन को प्रायोगिक आधारों पर वेरीफाई करें, प्रायोगिक आधार पर हम देखें, तो हो सकता है अभिक्रिया का प्रायोगिक आधार सेम ऐसा हो, या हो सकता है थोड़ा सा इसे अंतर मिले। मान लीजिए प्रायोगिक आधार पर देखा गया कि RA प्रोपोर्शनल है A के पावर P, यानी A का जो हमने घातांक A लिखा था अभिक्रिया को देख करके, वहां पर वो आधार नहीं वेरीफाई हुआ, बल्कि एक नया हमें घातांक मिला जो है P। इसी तरह से RB की वैल्यू भी हम देखते हैं कि ये B के कंसंट्रेशन की पावर B न होकर के Q है, यानी प्रयोगों द्वारा कुछ भिन्नता अगर हमें मिल सकती है और कभी कभी भिन्नता नहीं भी मिल सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर P है ये A के इक्वल भी हो सकता है, P may not be equal to A। सिमिलरली Q may be equal to B, RQ may not be equal to B। यानी प्रयोग इसको वेरीफाई कर भी सकता है और इसको वेरीफाई कर नहीं सकता है, यानी इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। अब अगर हम इस आधार पर देखें तो फाइनल R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के पावर P इंटू B के पावर Q, यानी R इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A पावर P इंटू B पावर Q।
यहां पर ये भी अभिक्रिया का वेग समीकरण है, ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। ये प्रयोगों के आधार पर, ये द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के आधार पर है, तो इसको हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम इस सूत्र को कहेंगे, और जो ये सूत्र मिला है प्रयोगों के आधार पर, इसे हम रेट लाइक इक्वेशन यानी वेग नियम समीकरण कहते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि रेट ला इक्वेशन या वेग नियम समीकरण द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का ही संशोधित रूप है, जो प्रयोगों पर आधारित होता है। यह केवल सिद्धांतों पर आधारित था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो वास्तविक स्थिति है उसको वेग नियम समीकरण व्यक्त करता है, न कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो पहले दिया गया था, इसको बाद में देखा गया, प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किया गया। तो इसका मतलब किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम जो होता है, रेट लॉ जो होता है, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन सांद्रण और अभिक्रिया के वेग में अभिक्रिया के वेग में जो संबंध होता है उसको हम वास्तविक रूप से वेग नियम समीकरण से व्यक्त करते हैं, जहां पर ए और बी का पावर पी और क्यू ये प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया गया है। अब ऐसी स्थिति में के की अगर परिभाषा हम दें तो वही परिभाषा होगी, क्योंकि अगर हम a इक्वल टू 1 मान लें और b इक्वल टू 1 मान लें 1 मोल पर लीटर, देन यहां भी r इक्वल टू क्या होगा, k ही होगा। यानी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे हम उसे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से परिभाषित करें, चाहे वेग नियम समीकरण के आधार पर परिभाषित करें। परिभाषा हमेशा वही होगी कि अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया वेग को हम वेग नियम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब हमें ये देखना है के का मात्रक अगर हमें निकालना है तो एक्चुअल यूनिट कहां से निकलेगी। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि के का रिलेशन वास्तव में वेग नियम समीकरण से व्यक्त होता है। अतः के लिए जो यूनिट निकालेंगे हम, इकाई जो इसकी होती है, मात्रक होता है, उसे हम हमेशा वेग नियम समीकरण से प्राप्त करते हैं। यहां अगर हम देखें के का मात्रक क्या होगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमें लगता है आपको क्लियर हो गया। चलिए तो देखते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, रेट लॉ। वेग नियम समीकरण के अनुसार हम देखें आर इक्वल टू क्या था बच्चों, के इंटू ए पावर पी इंटू बी पावर क्यू। ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं के का मात्रक जो होगा ये हो जाएगा आर का मात्रक बटे ए का मात्रक, ए पावर पी का मात्रक गुणे पी के पावर क्यू का मात्रक। बच्चों आप जानते हैं कि आर का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए का मात्रक क्या होता है, सांद्रण है, ऑब्वियसली हो जाएगा मोल पर लीटर एक पावर पी इंटू पी का भी। हाँ बच्चों थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं कि के का मात्रक निकालने के लिए आर का मात्रक अपान होगा ए पावर पी का मात्रक इंटू बी पावर क्यू का मात्रक। यहां पर मोल पर लीटर पर सेकंड आर का मात्रक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ए का मात्रक सांद्रण है, मोल प्रति लीटर होगा, मोल
L पावर -1 पावर P हो जाएगा। P का भी मात्रक वही होगा, सांद्रक दोनों एक ही इकाइयां हैं, दोनों को एक ही भौतिक राशियां हैं, A भी सांद्रक है और B भी सांद्रक है, दोनों के मात्रक भी समान होंगे। यहां पर हो जाएगा मोल पर लीटर पावर Q। अब इसको अगर हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर पावर। बच्चों दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा P प्लस। सपोज करिए इसको हम लिख लेते हैं मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर ओवरऑल के पावर n, वेयर n इक्वल टू क्या है P प्लस Q, यानी जो घातांकों का योग होगा अल्कारकों पर अल्कारकों की सांद्रताओं पर लगाए जाने वाले घातांकों के कुल योग को अगर हम n से व्यक्त करें, यहां पर P प्लस Q की जगह हमने n लिख लिया है। अब इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो K का मात्रक देखिए क्या आया, मात्रक ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर, मोल पर लीटर, यहां पर दोनों का बेस सेम है, इसका घातांक 1 मान सकते हैं, इसका घातांक n है, ये ऊपर जाएगा थोड़ा माइनस, तो जाएगा 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ऐसे, मोल अपॉन लीटर ओवरऑल के पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये K का मात्रक है, इस तरह से हम K का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। कैसे हम निकालेंगे, मान लीजिए एक समीकरण दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH2। बच्चों सामान्य रूप से अगर इसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और K का मात्रक पूछ लिया गया है, आप द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में इनका घातांक आपको दिया रहता है, या तो सीधे सीधे लिख दिया जाएगा इस क्रिया का वेग नियम समीकरण है R इक्वल टू K इंटू N2 के पावर 1 एंड H2 के पावर 3। यहां देखिए द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम और वेग नियम समीकरण एक है। या कभी कभी ये समीकरण नहीं दिया जाता, ये बता दिया जाता कि यह क्रिया N2 के सांद्रण के इकाई घातांक पर और हाइड्रोजन के सांद्रण के 3 के घातांक पर निर्भर करती है। तो शब्दों में लिखा जा सकता है, शब्दों में जो भी लिखा होगा उसको आप समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और आप एक वेग नियम समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम को ही हम वेग नियम समीकरण मान लेते हैं ऐसी गणनाओं में। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो, अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। अब यहां पर आपको K का मात्रक निकालना है, तो पहले आप देखिए वेग नियम समीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो K इक्वल टू क्या होता है N2 पावर P H2 के पावर Q, यानी P इक्वल टू कितना हुआ 1 एंड Q इक्वल टू कितना हुआ 3, देन N इक्वल टू कितना हो जाएगा P प्लस Q इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। N की वैल्यू आपने 4 फाइंड आउट किया, K का मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर ओवरऑल के पावर 1 माइनस n की वैल्यू 4 है, सेकेंड इनवर्स यानी मोल अपॉन लीटर ओवरऑल के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। एक लाइन में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं मोल पावर -3 लीटर पावर 3, लीटर पर -1 होगा जब ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लीटर 3 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारी अभिक्रियाएं दी हैं, आप बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, उनके वेग स्थिरांकों का मात्रक द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार मान करके या बुक में जो प्रश्न दिए गए उनके अनुसार करके
आप निकालिए और उसको देखिए। आज के लिए भी इतना ही। कल हम लोग अवक्रिया की कोट और विशेष करके शून्य कोट की अवक्रिया और फर्स्ट कोट की अवक्रिया के विषय में डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आणविकता अगर समय रहा तो किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। आपको कोई प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हमसे जरूर पूछिए। इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।